सर बस दुआ आपकी। सर आप कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बस अभी आपका सर वो देख रहा था, आपने लिखा था कि सब्सक्राइब करने के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आया किस चीज को सब्सक्राइब करना है। सर, ये बिटिया ने कुछ स्निपेट्स बना दिए, छोटे मोटे वीडियो अच्छा, वेरी गुड। फाइनेंशियल एजुकेशन पे। और सर राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकारी है, पंजाब एंड सिंध बैंक में दिल्ली में। ओ, ग्रेट 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 तो सर ग्रेट। मैंने उसने कुछ भेजा मुझे, तो मेरे को लगा कि सर आप कुछ सिलेक्ट लोगों का मैंने भी इस और रिक्वेस्ट कर दिया सर। जी बहुत अच्छा, मैं जरूर करूंगा। और यदि जी आप सर। बिटिया का नंबर शेयर करेंगे तो बिटिया से भी बात करूंगा, हाँ, मैं करता हूँ सर। जी है जी, ना। ठीक है सर। और बताइए कैसा चल रहा है। बस बस सर, कृपा है सर आपकी। आप कैसे हैं सर? बता रहा था, आप भोपाल में ही हैं? नहीं नहीं, मैं दिल्ली नोएडा में आया हुआ हूँ अभी। अच्छा, हाँ स्टे स्टे वहीं करते हैं ना, हाँ, भोपाल नहीं, में? अदरवाइज अदरवाइज तो प्रवास और निवास तो भोपाल ही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हम लोग दिल्ली रह रहे हैं सर। हम्म। तो इधर पार्ट 2 में साउथ एक्स ले लिया था एक फ्लोर। ओ, ग्रेट 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 तो ग्रेट। आप आजकल नौकरी कर रहे एड्रेस हैं। एड्रेस और लोकेशन भेजिएगा, मतलब लोकेशन भेजिएगा तो हाँ जी जब फुर्सत के क्षणों में आपको आपसे आपके साथ आके चाय सर। पियेंगे। एनी टाइम सर, स्वागत आपको। और ऑफिस भी और ज्वाइन किया हुआ है एक सर, कॉमर्स मिनिस्ट्री का है यहाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। हाँ हाँ, वहाँ भी है, पास ही है, हयात होटल के पास। वहाँ पे क्या है हयात होटल के पास में। सर एक ऑफिस है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, मैं भेजता हूँ डिटेल। अच्छा, तो उसी में ओके। मैं सेक्रेटरी जनरल बॉस होता है इसका, तो उसका एडवाइजर हूँ मैं। ओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जी मलिक जी, जी सर। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। तो हम एक हाँ जी जिम्मेवार नागरिक के बतौर बात करेंगे कि हम इस देश को बदलने के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं। जी सर। क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है जी जी कि हमको शुरू से ही अंधेरे में रखा गया है। जी देखिए, आपने यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया दिया हाँ जी उसके लिए आपने जनरल स्टडीज पढ़ा होगा, हाँ जी, संविधान भी पढ़ा होगा। बिल्कुल सर। ये क्या दुर्भाग्य की बात नहीं है कि हमारे संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जो जी हमने जी, नहीं बनाया था, जो अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जी, गुलाम भारतीयों के लिए बनाया था। बिल्कुल सही है सर। अब आप ये बताइए कि 2023 में हमने 3 नए कानून बनाए हैं, राइट, जिसको जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, पर हाँ जी साक्ष्य अधिनियम भी है उसमें। तो जी जी आप चूंकि कानून के विद्यार्थी भी रहे हैं, आपने स्वयं एक फोर्स के जो है आप वरिष्ठ जी पद सर। पे रहे हैं। और जी आपको नहीं लगता है कि ये सभी कानून 1860 के आसपास गुलाम भारतीयों को कैसे नियंत्रित किया जाए, जी जी, उसको ध्यान में रख के बनाए गए थे। क्या क्या मानते हैं आप। तो वही है, नाम बदल दिए हैं, कुछ चीजें थोड़ी नई की हैं, बट वो कितनी इम्प्लीमेंट होंगी वो एक इशू है, क्वेश्चन है। जैसे टाइम लाइन फिर कह दी कि ये इतने दिनों में जजेस अपना डिसीजन मजिस्ट्रेट दे देंगे। वो कौन सुनता है सर? आप कानून बना दीजिए, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। दूसरा, थोड़े से एम्फेसिस सीक्वेंसिंग कर दिया कि महिला वाले अपराध बाद में आते थे, थेफ्ट वाले पहले आ जाते थे, तो उसको सीक्वेंस ठीक कर दिया थोड़ा सा सोशल दिखने के लिए। बाकी तो सर कुछ थोड़ा फॉरेंसिक ऐड किया है तो उसमें, जो अपन पहले नहीं इसको था। फॉरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस जो उस समय हाँ जी एग्जिस्ट नहीं करते थे, ला दिया। मोटा मोटी उन चीजों को डाल दिया गया है। हाँ जी, डिजिटल वही वो सब। आप ये बताइए कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों को जी क्या हर परिस्थिति में न्याय मिलना उसका मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में, चाहे वो सर ये नॉन मुझे कॉग्निजेबल ये हो, चाहे कॉग्निजेबल हो, चाहे सिविल ऑफेंस हो हाँ या रेवेन्यू ऑफेंस हो,
हाँ जी। वो क्यों न्याय के लिए भटक रहा है? उसे न्याय के लिए पैसे क्यों देना पड़ रहे हैं? उसे उसे जो है ना न्यायालय की फीस क्यों देना पड़ रही है? उसे न्यायालय में चक्कर क्यों लगाना पड़ रहे हैं? क्या हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? क्या ये यही व्यवस्था उचित है? जो सरकार जिस तरह चलती रहनी चाहिए, सरकार नहीं है, तो सरकार से होती है और जुडिशरी का ढांचा, उनकी सुनवाई हो जाती है, सकते हैं अपनी एक अलग क्लास बना के बैठे हुए हैं, उनको सरकार से। जी जी सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी अपराध में सामान्यतः जी सर। कुछ बयान होते हैं, कुछ थोड़े बहुत दस्तावेज हो सकते हैं। हाँ जी। ये छोटी छोटी कुछ चीजों को एविडेंस में लाने में हमें ये 20-30 साल क्यों लग रहे हैं? वो बस उसमें बाह्य कारण, जो विशेष कारण हमेशा करते हैं, पुलिस कारण वो रखते हैं की अकाउंटेबिलिटी है इसमें। क्या हम एक तारीख हाँ जी हम्म। सर। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें। तारीख देते हैं और कोई कंट्रोल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है लॉज की, और कितने जो पेड़ जाते हैं, उसके बाद एडीजी के पास, फिर हाई कोर्ट में, बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर बेंच में, फिर पर्सन क्या मतलब होगा। अच्छा, मैं एक बहुत बेसिक प्रश्न पूछता हूँ। आपने देखा होगा, पहले न्याय की देवी भी अदालत में बैठी रहती थी, उनके हाथ में एक तराजू रहता था और उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती थी। क्या न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी होना भारतीय ज्ञान, भारतीय वेद के हिसाब से उचित है या अनुचित है? बिल्कुल अनुचित है। हम देखो, हमने सबको ये उसका सहारा लेते हैं, तो कि हम अनबाइटेड हैं, न्यूट्रल हैं, नॉन पार्टीजन है, जिसका देखिए, आप नॉन पार्टीशन हैं, फलाना हैं, इस सबसे ज्यादा न्याय देते हैं ये ज्यादा जरूरी है कि आप क्या हैं वो जरूरी है? हमारे लिए क्या मायने रखता है कि आप क्या हैं? सर, नागरिक के सिटीजन के लिए यह कि न्याय होना चाहिए। आप कुछ भी हो, क्या दिखे क्या ना दिखे, क्या कौन सी फोटो दे, चश्मे वाली, बिना चश्मे बिना वाली। तो यदि हम देखें तो हमारे सभी देवी देवता भगवान जो है, उनके 4 गुण हैं। एक गुण आपने सुना होगा कि ओमनी प्रेजेंट, मतलब कण कण में भगवान है। सुना है आपने, नहीं सुना है? ठीक, अच्छा। दूसरा आपने सुना होगा कि ओमनीसेंट, भगवान को तो हर चीज की जानकारी होती है, जी राइट। और फिर तीसरा आपने सुना होगा ओमनीपोटेंट, भगवान सब शक्तिशाली हैं। उनकी कल्पना मात्र से जो है ना सब चीज बदल सकती है कि नहीं? जी। और चौथी बात है कि भगवान बहुत दयालु हैं, सर्व दयालु हैं, बेनवलेंट हैं। तो न्याय के देवता का पहला गुण ये नहीं होना चाहिए कि वो न्याय करे और उसके लिए उसे जो जो कुछ करना पड़े, इंक्लूडिंग मौके पे जाके खुद जो है ना यदि व्यक्तिगत जांच पड़ताल करना पड़े, तो न्याय डिलीवर करने के पहले वह भी किया जाए। लेकिन वो न्याय है ये सुनिश्चित किया जाए, यदि भविष्य में ये सिद्ध किया जा सका कि आपने न्याय नहीं किया है, तो आप जो पैनल है जजेस की, उस पैनल से आप डी पैनल हो जाएंगे। तो ऐसे जजेस को कोई कोर्ट केस अलॉट ही नहीं होगा, तो वो जज नहीं रहेगा। यदि हम ऐसा कर देंगे तो पूरा न्याय व्यवस्था नहीं बदल जाएगी? वही तो
लगाने नहीं देगा ना सर। ये तो कुछ भी कंट्रोल हो जाए तो ये तो अपने आप बदलेगी। ये अच्छा। जिसके तो कोई लगाम है नहीं ना सर। नहीं, अभी किसी पर लगाम ना करें, हम तो एक व्यवस्था आपसे शेयर करना चाहते हैं, और आप चूंकि कानून के विद्यार्थी रहे हैं, आप स्वयं लॉ एनफोर्समेंट के अधिकारी रहे हैं, तो मैं आपकी जी। प्रक्रिया जानना चाहता हूं। मैं एक मॉडल ऐसा सजेस्ट करना चाहता हूं जिसमें हाँ हर जी। किसी के पास धन की वर्षा होगी। हाँ जी। ठीक है ना? जैसे अभी भी जो कानून है, आई जी। डोंट नो आपने वो बारीकियां पे कभी ध्यान आपका, क्योंकि जनरली ध्यान जाता नहीं है, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का भी उस पर ध्यान नहीं जाता है। जी। जी। एक सेक्शन है सीआरपीसी का 39, और नए जो सेक्शन में 33 हो गया है, भारतीय जी। नागरिक सुरक्षा संहिता का, बीएनएसएस का जो है, ये जी। 33 सेक्शन है। और ये सेक्शन कह रहा है कि यदि आपको संज्ञान में कुछ अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हैं, वो घटित होना या उसकी प्लानिंग होना या कुछ भी जो आपको जानकारी मिलती है, तो जी। उसे पुलिस को और जुडिशरी को कन्वे करना, ये आपकी कानूनी जिम्मेवारी है। जी। जी। आपने ये धारा हाँ। पढ़ी है क्या? हाँ, पढ़ी है सर। पढ़ी है, वेरी गुड। और इसमें जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया गया है। जी। जी। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से, जैसे आप यदि मान लो कोई अपराध कर देते हैं, तो हाँ जी। प्रोसिक्यूशन और पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यदि वो सिद्ध कर पाते हैं, तब आपको जी। सजा मिलती है। हाँ जी। राइट? हाँ जी। तो यदि यदि इस केस में सेक्शन 33 बीएनएसएस में यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप इनोसेंट हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। यू आर, अदरवाइज यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को उल्टा कर दिया गया है। सजा बहुत जी। नहीं है, 2 महीने की सजा है, बट वो मायने नहीं रखती है। मायने रखती है कि आपको एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिससे आप आम जनता को राहत पहुंचाते थे सकते हो। देखो आज क्या स्थिति है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। जी। आज हर व्यक्ति न्याय के लिए भटक रहा है। राइट? हाँ जी। वो जी। थाने जी। में जाता है, थाने में उसको सुनवाई होती नहीं है, और आज आप और हमारी भी सुनवाई नहीं होती है। मतलब आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, मैं हाँ। मलिक साहब आपको चुनौती देता हूं कि आप अभी फरियादी बन के चले हाँ। जाइए, आपकी हाँ जी रिपोर्ट नहीं सर। लिखी जाएगी। किसी की नहीं सर, जो भी है। हमसे बहुत बड़े बड़े की नहीं होगी सर, जो जजेस बने बैठे हैं, कोई भी हो। जी सर। तो यदि आप चले भी जाते हैं और अपना प्रभाव से या अदरवाइज आपकी रिपोर्ट लिख भी दी जाती है, तो उसमें ठीक ढंग से विवेचना होगी, उसमें चालान होगा, उसमें सजा मिलेगी, इस बात की गारंटी जीरो है कि नहीं है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। और हर चीज में मिस्टर मलिक आपको ही भटकना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, खुद ही जाना पड़ेगा, साला नहीं जाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, तारीख वारीख कोई नहीं ये नहीं, अभी मैं देना उसकी होगा। बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए भटकना है, तो आप भटके, फिर आपने कहा अरे आप तो मैथ्सन गुप्त को जानते हैं, तो आपने फोन लगाया मुझे, मैंने भी अपने प्रभाव का यूज किया। मतलब जो कुछ भी कोई हाँ करेगा, वो खुद भटकना है। जी। यदि वो कोर्ट में जाके कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश करता है, तो उसे भटकना है, उसे पैसा खर्च करना है। जी। लेकिन यदि हम सेक्शन 33 का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करें, जो हमारा मॉडल कर रहा है, हमने एक जी। ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें हम वर्तमान व्यवस्था को न्याय देने के लिए विवश कर पाएंगे, क्योंकि अपने तरीके से तो वो न्याय देंगे नहीं। हाँ जी। तो मैं उस व्यवस्था की थोड़ी सी बारीकियां, यदि आपके पास समय हो तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। नहीं सर, आपके लिए पूरा समय है ठीक है। सर। तो ठीक। तो इसमें क्या है कि हमारा डिजिटल मॉडल के तहत, जिसमें कि सीधे आप जो है ऐप के माध्यम से, और धीरे धीरे जो है ना, बहुत सारे अच्छे भारत के संकल्प समूह, क्राइम एवं करप्शन ग्रुप, भारत के कार्यालय सभी जगह पे नूक एंड कॉर्नर में खोले जाएंगे। उसमें आपको सिर्फ एक बार रिपोर्ट करके अपने घर बैठना है। जी। जी। फिर हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, हर चीज को डिजिटल उसमें कन्वर्ट कर दे रहा है,
और वो सिस्टम जो है सेक्शन 33 BNS के तहत जा रहा है कि साहब मेरे संज्ञान में ये बात आई है और ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है कि मैं आपको सूचित करूं। तो मैं उस विधिक जिम्मेवारी के तहत आपको सूचना दे रहा हूं और मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सेक्शन 173(1) है, पहले 154(1) हुआ करता था, जिसके तहत थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने का जिम्मेवारी या अधिकार है, ठीक है ना। अब नए कानून में वो 173(1) हो गया है। हाँ जी। तो हमारा सिस्टम खुद नहीं जा रहा, वो जो है सिस्टम पहुंच रहा है जिसमें यही सब बात लिखी जाएगी कि साहब देखिए ये डिटेल्स हमारे नॉलेज में आए हैं और हमारे ज्ञान के हिसाब से ये इन धाराओं के अपराध बनते हैं और इस धारा के तहत ये मेरी कानूनी जिम्मेवारी है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। और अब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि कृपया आप जो है 173(1) के तहत, जो कि आपकी कानूनी जिम्मेवारी है, इसका संज्ञान लें, विवेचना करें और उचित कार्रवाई करें। आपको क्या लगता है, आज आपका थाना प्रभारी आपको सुनेगा? सर सुन रहा होगा तो आपके ध्यान में बात नहीं होती सर। हाँ, करेक्ट। तो वो तो कभी नहीं सुनेगा, राइट। जब तक उसको विवश होने की स्थितियां निर्मित हम नहीं कर देंगे तब तक वो सुनवाई करने वाला नहीं, ठीक है ना। अब सेक्शन 173(4) पुराना 154(3) हुआ करता था, अब वो नए कानून में 173(4) हो गया है, ठीक है ना। उसमें ये कहा गया है कि भैया पुलिस वाली आपका यदि बात नहीं सुनता है तो आप पूरे कंटेंट SP के पास भेज सकते हैं और SP को 173(4) के तहत बहुत ओरिजिनल पावर दिए गए। हाँ जी। और वो ओरिजिनल पावर ये है कि वो या तो स्वयं संज्ञान ले सकता है या अपने किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वो जो है जांच और विवेचना के लिए मार्क कर सकता है। तो आज की व्यस्तम समय में SP से अपेक्षा करना कि वो खुद अपराध पंजीयन करके उसकी विवेचना करेगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है क्या? प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसमें दूसरा जो अधिकार दिया गया है वो बहुत पावरफुल है और बहुत ओरिजिनल है। वो कह रहा है कि जो SP है वो अपने किसी भी अधीनस्थ को ये इंक्वायरी या जांच नामित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है और कानून में उसका पद निर्धारित नहीं किया है, केवल एक ही वर्ड यूज किया है, सबऑर्डिनेट टू हिम। राइट। अब सबऑर्डिनेट टू हिम के साथ अपन ये जोड़ दें कि पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। हम अपने मन से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। कानून ने तो ये भी नहीं लिखा है उसमें, ठीक है ना। कानून ने केवल एक शर्त लगाई है कि ही शुड बी सबऑर्डिनेट टू SP। हम अपनी तरफ से उसमें एक और कंडीशन जोड़ दे रहे हैं कि ही शुड हैव द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो व्यक्ति पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा वो नामित करने के बाद भी कानूनी तरीके से उसे इन्वेस्टिगेशन का अधिकार ही नहीं होगा। राइट। जैसे मध्य प्रदेश में हेड कांस्टेबल एंड अबव को पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको SP नामित कर रहा है, इस केस में जो पुलिस अधीक्षक को 173(4) के तहत रिपोर्ट किया गया है, संज्ञान में लाया है, उस व्यक्ति को इस प्रकरण में थाना प्रभारी के समस्त कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मतलब उसका थाना प्रभारी नहीं बनेगा वो, लेकिन इस प्रकरण में लीगली वो थाना प्रभारी के अधिकार से सुसज्जित हो जाएगा। जी। राइट। जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि हमारा सिस्टम SP के पास जाता है और SP से कहता है कि देखिए साहब ये चीज हमने थाना प्रभारी को भेजा था, इतना समय होने के बाद भी उसकी वैधानिक जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उसने अपराध का संज्ञान नहीं लिया है, लिहाजा 173(4) में अब आपका ये कानूनी दायित्व बनता है कि आप इसे किसी व्यक्ति को नामित करें अदर देन द थाना प्रभारी। राइट। एंड उसे जो है इस नियम के तहत था जो है SHO के सभी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है।
हाँ जी। तो अब हमारा जो इंजन है, डिजिटल इंजन, वो एसपी के पास भेजेगा। यदि एसपी एक केस में भी संज्ञान ले लेके किसी दूसरे व्यक्ति को नामित करेगा, अब मान लेते हैं कि हेड कांस्टेबल रमेश को उसने नामित किया। जी सर। हेड कांस्टेबल रमेश अपनी वर्दी धारण करके जिस थाने का वो केस है वहां जाता है और अपनी हैंडराइटिंग में अपने हस्ताक्षर से एफआईआर दर्ज करेगा। अकेली इतनी कार्रवाई से क्या पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। केवल इतने मात्र से, अभी उसने कुछ किया नहीं है, सिर्फ केस रजिस्टर किया है, बट अपने सिग्नेचर से किया है। क्यों? क्योंकि इस दिस केस ही इज हैविंग ऑल द पावर ऑफ एसएचओ। उसे थाने का एसएचओ नहीं बना रहा है कानून, उसे इस पर्टिकुलर केस में, जो कि इस तरीके से एसपी को प्राप्त हुआ है, उस केस में उसे थाना प्रभारी के समस्त अधिकारों से कानूनी तौर पर सुसज्जित कर रहा है। हमारे हवलदार रमेश ने केवल उस अधिकार का उपयोग किया है। जी। केवल संज्ञान मात्र से पूरी डायनामिक्स आज की जो बदमाशियों की बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल बदल जाएगी। अच्छा, अब फिर से सवाल उठता है कि क्या एसपी क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत का जो डिजिटल डॉक्यूमेंट जाएगा, क्या उसके आधार पर उसे सुनते हुए किसी व्यक्ति को जांच और वो भी एसएचओ के पावर से सुसज्जित करने वाला आदेश जारी करेगा, या वो भी उसे नजरअंदाज कर देगा? आपका क्या गट फीलिंग आ रही है? जी। नहीं, आप क्या सोचते हैं कि एसपी उसे सुनकर उसे नामित करेगा, या जो है वो भी उसे कचरे के डब्बे में डाल देगा, एक नॉर्मल टाइप की इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा, जिसमें ये जो इस व्यवस्था के तहत जो एसएचओ के अधिकार हैं उस तरीके का जो है ना वो कार्रवाई नहीं करेगा? आपका गट फीलिंग क्या कहता है? सर, हमारा तो जितना अनुभव है उस हिसाब से तो वो इंडिविजुअल के एथिक्स पे डिपेंड करता है। बहुत सही कहा। यदि अच्छा एसपी होगा तो जरूर करेगा, और यदि वो नेताओं का लुल्लुप होगा तो नेताजी को फोन करेगा, कहेगा क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत से एक एप्लीकेशन आई है, तो वो कहेगा इसे कचरे के डब्बे में डाल दो। जी सर। तो वो क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत की एप्लीकेशन कचरे के डब्बे में पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? हाँ सर, वो तो वही है सर, अल्टीमेटली इट्स वी पीपल हु फंक्शन एंड नॉट फंक्शन। तो अब कानून ने एक सेक्शन दिया है 156(3) सीआरपीसी का। नए कानून में शायद वो 95(3) है, चेक करना पड़ेगा, बट आई फील 95(3) है, ठीक है ना? तो 95(3) बीएनएस के तहत हर व्यक्ति को अधिकार है कि यदि पुलिस सुनवाई ना करे तो वो उसे कोर्ट के पास जा सकता है, और कोर्ट जो है उसमें आदेश दे सकता है कि इसमें संज्ञान लो। जी। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि सामान्य केस में कोर्ट को किसी भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में चालान होने तक इंटरफेरेंस करने से रोका गया है। कानूनी तौर पर मजिस्ट्रेट चालान होने के पहले इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर सकता है। ये आज का कानून है, ठीक है? बट वो एफआईआर तो मैं दर्ज करने के लिए कह सकता है ना? नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूं कि 156(3) के तहत यदि जज जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्राप्त देता है तो उसे मालूम है कि पुलिस इसमें जांच ठीक ढंग से नहीं करेगी, लिहाजा कानून उसे सुपरविजन का अधिकार देता है। हाँ जी। तो मतलब जज पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया कि नहीं हो गया? यदि वो 156(3) या 95(3) में यदि संज्ञान लेता है तो वो आज की तुलना में ज्यादा पावरफुल जज होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है 156(3) के तहत जा रहा है कि साहब देखिए ये मेरे संज्ञान में आई थी, ये हमने थाना प्रभारी को दी, फिर एसपी को दी, कुछ हुआ तो है नहीं, अब हम आपकी रिपोर्ट लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो दायित्व दिया गया था वो अकेला पुलिस को देने का दायित्व नहीं था, कोर्ट को देने का भी दायित्व था। तो अब मैं आपके संज्ञान में ये बात लाता हूं और आपके 156(3) या 95(3) के तहत आपको अधिकारों को इन्वोक करके आप इसमें एफआईआर दर्ज कराने का और समय समय पर उसको सुपरवाइज करने का दायित्व का निर्वहन करें। कौन भेज रहा है? विक्टिम नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है? क्राइम फ्री भारत का डिजिटल इंजन। कौन जा रहा है? क्राइम फ्री भारत का डिजिटल इंजन।
और कानूनी तौर पर यदि हमें इसमें वकील की भी जरूरत होगी तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन का वकील होगा। विक्टिम के पास जाकर हम केवल उससे एडवोकेट का वकालतनामा साइन कराएंगे, विक्टिम को नहीं भटकना पड़ेगा। हाँ जी। चलिए अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि दुर्भाग्य से न्यायालय हमारी बात नहीं सुनता है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है, वो भी बिजी है, वो भी कह सकता है कि हमारे पास समय नहीं है फालतू की बात सुनने में। जब सुप्रीम कोर्ट कह सकता है तो जज भी कह सकता है कि नहीं कह सकता है? हाँ, कॉकरोचों को तो यही कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और वैसे कहते रहते वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। ठीक है ना जी। तो अपन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि न्यायालय जो है हमारी बात नहीं सुनता है, तो इसी सीआरपीसी के सेक्शन 482 में बिरले केसेस में, सभी केसेस में नहीं, बिरले केसेस में न्याय के हित में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 482 सीआरपीसी। जी। तो हमारा इंजन जा रहा है, वकील जो विक्टिम है वो अपने घर बैठा है। देखिए आज के दिन सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? विक्टिम। पैसे कौन खर्च कर रहा है? विक्टिम। गाली कौन खा रहा है? विक्टिम। जूते कौन खा रहा है? विक्टिम। धमकी कौन खा रहा है? विक्टिम। यहाँ पे हम अपने इस नई व्यवस्था में कह रहे हैं विक्टिम भाई से कि तुम घर पे बैठो। ठीक है ना। अब अपन मान लेते हैं कि दुर्भाग्य से हाईकोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनता है। तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के कई विकल्प हैं। पहला तो विकल्प ये है कि कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के 6 सिक्वल जजमेंट हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो नथिंग लाइक प्लेजर डॉक्ट्राइन। प्लेजर नहीं है थानेदार का। यदि कंटेंट रिवील्स कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस हैज नो अदर वे बट टू रजिस्टर इट। एंड एक छोटी सी विंडो देता है कि यदि पुलिस को ये डाउट हो कि वेदर कॉग्निजेबल कमिट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द, यदि इंफॉर्मेशन से क्लियर है तो ठीक है, यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो 15 दिन में उसे जांच का अधिकार दिया गया है कि आप ये फाइंड आउट करो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं, जस्ट टू फाइंड आउट वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट। उसका फैक्ट है कि नहीं है वो नहीं, क्योंकि कंटेंट बेग है, उससे क्लियर नहीं हो रहा है कि कॉग्निजेबल केस हुआ है। यदि कंटेंट क्लियर है तो पुलिस को ये भी पावर नहीं, राइट। तो एक ऑप्शन ये है। फिर हम रिट पिटीशन में जा सकते हैं, हम पीआईएल में जा सकते हैं। तो ऐसे 3 हमारे पास अधिकार हैं जिनके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट का वो करेंगे, और सब डॉक्यूमेंट के साथ करेंगे। एक हुआ ये लीगल डायमेंशन। तो लीगल डायमेंशन के जो है ना, अपन ने क्या क्या चर्चा की कि हम सेक्शन 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम के तहत 173(1) में पहले थानेदार के पास जाएंगे, फिर 173(4) के तहत एसपी के पास जाएंगे, फिर 95(3) के तहत हम न्यायालय के पास जाएंगे, फिर 482 सीआरपीसी के तहत हम हाईकोर्ट के पास जाएंगे, और फिर रिट पिटीशन, पीआईएल और कंटेम्प्ट पिटीशन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यदि हम एक केस में भी सफल होते हैं तो ये सभी लोग जो है वो आपकी बात सुनने के लिए कुछ कुछ विवश होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे? जी। ठीक है। अब इसने ये लीगल डायमेंशन के बाद एक दूसरी डायमेंशन भी डिजिटली इन्वोक की है, जिसका काम है प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी। तो एसपी तक तो हमने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही, फिर डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी के तहत जो ये कानूनी बाध्यता के तहत अपराध का पंजीयन और इन्वेस्टिगेशन करने की जो जिम्मेवारी है, उसके तहत ये डिजिटल इंजन उनको फॉलो अप करेगा, राइट।
और हर किसी को ये बताया जाएगा कि हम ये करने वाले हैं, उसके पीछे ही लिखा होगा कि हम ये पहले लीगल की कार्रवाई करेंगे, फिर ये प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, फिर हम लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को लाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को लाएंगे। तो हम 4 अकाउंटेबिलिटी को लाने वाले हैं, ये पहली एप्लीकेशन में ही पीछे छपा होगा जी। लेकिन वो शुरू में बात मानेगा नहीं, क्योंकि जब उसके अनुभव बदलेंगे तो होगा। फिर ये इंजन क्या कर रहा है कि जितने भी सिटिंग एमएलए और एमपीज हैं उनके पास रीच आउट करके उनको कह रहा है कि भाई साहब आप हमारे साथ इम्पैनल हो जाइए, हम सब कंटेंट आपको देंगे, क्वेश्चन बना के भी देंगे, डॉक्यूमेंट बना के भी देंगे, बस आपको विधानसभा में और पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछना है। जी। अब इतने डिटेल के साथ देंगे और उसमें कहेंगे कि थानेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की, एसपी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की, वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की। यदि सुबह से शाम तक यदि इसी पे हंगामा होगा तो सरकार बेबस होगी कि नहीं होगी? क्योंकि फिर वो क्यूमुलेटिव क्वेश्चन भी पूछेगा कि अब तक इतने केसेस में ऐसा हुआ, आपने क्या कार्रवाई की, आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? तो ये हो गई लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। और इसके लिए विक्टिम किसी के पास नहीं जा रहा है, विक्टिम किसी एमएलए एमपी के पास नहीं जा रहा है। हमारा सिस्टम एमएलए और एमपी को एनरोल कर रहा है और डिजिटली हम उसे कंटेंट पहुंचा रहे हैं। हम उसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी डिजाइन करेंगे और वो क्वेश्चन जो है ना वो पूछेगा। तो जो सत्ता पक्ष के ना माने, लेकिन सत्ता पक्ष वाले भी कुछ शायद मान जाएंगे, लेकिन विपक्ष और बाकी लोग उनको तो बहुत एक शस्त्र मिल जाएगा, वो भी डॉक्यूमेंटेड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जिसे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जिसकी सत्यता पे उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे ही हम एक आध केस में सफल होंगे, ये जो एसएचओ से लेके ऊपर तक जब क्राइम फ्री भारत मिशन का कोई भी डॉक्यूमेंट पहुंचेगा तो वो अपनी कुर्सी से उछक के कूद के उस पर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जी जी जी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब ये हमारा मिशन यहाँ पे नहीं रुक रहा है, वो सभी डाटाओं को कंपाइल कर रहा है, फिर जो है वो गवर्नर के पास जा रहा है। जी जी। गवर्नर से कह रहा है कि भाई साहब ये जो राज्य सरकारें हैं ये सॉवरेन सरकारें नहीं हैं, इन्हें जो भी शक्तियां संविधान ने दी हैं शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में जो जिम्मेवारियां इन्हें दी गई हैं उनके पालन के लिए दी गई हैं, राइट? यदि वो इसका पालन नहीं करते हैं तो ये फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मानी जाएगी। और इस चीज को आर्टिकल 356 के तहत ऐसी सरकारों को डिसमिस किया जा सकता है। और इस चीज को जमीन पर उतारने के लिए संविधान ने व्यवस्था की है कि गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है कि उनकी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रही है। आज जब 90% ऑफेंस कायम नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है सभी सरकारें संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री नंबर 2 की व्यवस्था में फेल हो रही है कि नहीं हो रही है? यस और नो? यस सर, हो रही है। तो हम ये सब हर राज्य का अलग अलग पूरा पोथरना बना के गवर्नर को भेजेंगे। तो आपको क्या लगता है गवर्नर हमारी बात सुनेगा या उसे कचरे के डब्बे में डाल देगा? दोनों संभावनाएं हैं सर व्यवस्था में। नहीं, मुझे पक्का मालूम है उसे कचरे के डब्बे में डालेगा, क्योंकि मैथिली सेनगुप्त ने उसे अपॉइंट नहीं किया है। जी जी। उसे जिसने अपॉइंट किया है उसकी तरफ देखेगा कि उसका क्या इशारा है। जी जी। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ जी हाँ जी। तो अब फिर हम क्या करेंगे? तो हम इस पोथरने को लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि साहब देखिए गवर्नर महोदय देखो अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं और संविधान ने आपको रिट ऑफ मंडामस दी है, तो आप रिट ऑफ मंडामस जारी करके इनको कहें कि आप ये हमारे जो डाटा है इस पे जांच करा लें, जो कुछ करना है करा लें और इसे अपनी रिपोर्ट में समाहित करके अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजें। यदि हम एक केस में भी सफल हो जाएंगे तो पूरी व्यवस्था जो है हमारी बात और विक्टिम की बात बिना जो है ना कहीं दौड़ धूप किए हुए करने के लिए सफल होगी या नहीं होगी? जी जी। मैं क्या सोचना है आपका, चूंकि आप बहुत पढ़ने लिखने वाले भी हैं, आपने बहुत सब कुछ किया है, तो आपने ये पूरा विवरण 4 अकाउंटेबिलिटी को आपने बड़े विस्तार से सुना।
एक लीगल अकाउंटेबिलिटी, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, तीसरा लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, जिसमें हमने अपने प्रिजम्पशन रियलिस्टिक ग्राउंड पर बताए हैं कि ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। और फिर हमने ये बताया कि